हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। एडजॉइंट और इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और यही उस पर बेस्ड जो प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 और 6 मार्क्स में वो जनरली आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। उसको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अच्छे से क्लियर हो पाएगी सारी चीज़ें। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 3/3 ऑर्डर के ही आते हैं। तो एक 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट ले लिया जिसमें फर्स्ट रो कॉलम के एलिमेंट को ABC कह दिया एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को PQR एंड XYZ हो गया थर्ड कॉलम के एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है 3/3 ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर की, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इनको क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो यहाँ पर ये R1 होगा, ये वाली चीज़ R2 होगी, रो 2, और ये वाली चीज़ R3। तो आगे जब प्रॉपर्टीज में ये सारी चीज़ें यूज होगी, तो जब प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन में जब यूज मैं कहूँगा R2, तो R2 का मतलब आपको समझता है रो 2 की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पर इसको C1 कहेंगे कॉलम 1, इसको प्रोनाउंस करेंगे C2 से और रिप्रेजेंट भी करेंगे, और सिमिलरली इसको C3 से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको कॉलम्स कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोज कहते हैं, और रिप्रेजेंट R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रोज को कहेंगे, एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को रेस्पेक्टिवली C1, C2, C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए भले, वैसे आपको याद होगा मैट्रिसेस में भी मैंने ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस की थी। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1, P1 से भी लिख सकते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट में एज्यूम कर लूँ, 3/3 का ही कर लेता हूँ, 2/2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ABC फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को कह दिया, XYZ सेकंड कॉलम के एलिमेंट को कह दिया, एंड PQR जो वे थर्ड कॉलम के एलिमेंट है। तो अगर इसके सारी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दे। मतलब क्या है, ट्रांसपोज करते हैं। तो फर्स्ट रो को हम कॉलम में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो को मैं क्या बना दूं, फर्स्ट कॉलम बना दूं। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है ना। BYQ को कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो को अगर थर्ड कॉलम बना दूं तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी अगर एक्सपांड करें तो। समझ में आ गया ना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे तो जो डिटर्मिनेंट आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, अनचेंज होगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। एक एग्जांपल 2/2 से दे देता हूं, आप 3/3 लेके भी कर सकते हो कि एक डिटर्मिनेंट है। अब इसका ट्रांसपोज ले लूं मैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दो तो 2 1 हो जाएगा एंड 3 4। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो कैसे एक्सपांड करके करेंगे, 2 × 4 8 - 3, और इसकी वैल्यू भी एक्सपांड करके 2 × 4 8 - 3। तो दोनों सेम आए या नहीं आए। तो समझ में आ गया आपको कि किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कुल मिला के क्या कह रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को, कॉपी कीजिए। लैंग्वेज भी आपको लिखनी है जरूर, ठीक है ना, और एग्जाम्पल्स भी मैंने एक्सप्रेस किया है जो वो लिखना है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी अब डिस्कस करते हैं। P2 नाम दे दिया मैंने। इफ 2 rows और 2 column आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन ओनली। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करे डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, बस साइन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो कि हमें, अगर मैं कह देता हूं कि ये ABC XYZ और PQR एलिमेंट वाली एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं। चलो रो को कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों रो को इंटरचेंज कर रहा हूं। कौन सी रो, सॉरी कॉलम को कर देता हूं मैं यहाँ पर इंटरचेंज। रो की जगह पहले कॉलम कर लेते हैं, देन हम रो करेंगे। तो इन 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, बाद में रो भी कर सकते हैं। तो इन 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब ये कौन सा कॉलम है, C2 कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, C3 कॉलम। तो मैं यहाँ पर इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 को C3 के साथ। ये ऑपरेशन हो गया, C2 इंटरचेंज विथ C3। तो यहां पर डिटर्मिनेंट के आगे माइनस साइन लगा देंगे हम, क्योंकि साइन चेंज होगा वैल्यू वही रहेगी। और हम क्या कर देंगे, C1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन सिर्फ C2 और C3 में लग रहा है। तो C1 यानी कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगा, और C2 C3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी C2 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह
तो पी क्यू आर जो है वो थर्ड वाला कॉलम है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और सेकंड कॉलम जो एक्स वाई जेड है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। समझ गए? अब यहां पर मैं अगर वापस क्या करता हूं, दो रोज को इंटरचेंज कर देता हूं। किसको कर देता हूं? फर्स्ट वाली को थर्ड वाली के साथ, यानी R1 को इंटरचेंज कर देता हूं R3 के साथ। R1 को इंटरचेंज कर दो, ये R1 है ये R3 है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो वापस साइन चेंज होगा, तो वापस क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा प्लस। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा? कौन चेंज नहीं होगा? R2 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो R2 जो है रो 2 वो एज इट इज हो जाएगी। और यहां पर कौन चेंज हो जाएगा? इंटरचेंज थर्ड वाला रो आ जाएगा फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला बन जाएगा थर्ड वाला। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर कोई वैल्यूज है तो वैल्यूज लेके भी आप कर सकते हो। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यूज आ रही है, एज्यूम करो 5, तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी वो 5 ही आएगी, बस बाहर माइनस लग गया, तो यहां पर इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? ये +5 इक्वल हो जाए। तो कभी भी इक्वलेट में अगर लिखना हो तो डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम को अगर आपको चेंज करना है तो बाहर माइनस लगा दो और चेंज कर दो, जिससे वो इक्वलेट हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को कि इफ टू रो टू कॉलम अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। सिर्फ कौन चेंज होता है? साइन। तो इसलिए बाहर क्या लगा देंगे? इक्वल करने के लिए बाहर हमने साइन चेंज कर दिया, जिससे दोनों इक्वल हो जाए। कोई भी दो रो या दो कॉलम को, जैसे हमने यहाँ पर दो कॉलम को किया, यहाँ पर सेकंड और थर्ड को किया, हम कर सकते थे तो फर्स्ट और थर्ड को भी इंटरचेंज कर सकते थे, या फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते थे। यहां पर हमने रो को किया तो रो में जैसे हमने किसको किया? फर्स्ट और थर्ड रो को किया, सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड रो को भी कर सकते थे, या सेकंड या थर्ड रो को भी कर सकते थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपको इंटरचेंज करना है तो बाहर साइन माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो और चेंज कर दो, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। लैंग्वेज भी आपको लिखना मैंने पहले ही बता दिया है, एग्जाम्पल्स भी लिखो, देन नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 P3, इफ टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में टू रोज या टू कॉलम अगर सेम हो जाए देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। हम डायरेक्टली उसको विदाउट एक्सपांड किए 0 वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक डिटर्मिनेंट है ABC जिसका फर्स्ट कॉलम है, XYZ सेकंड कॉलम है, और अगर वापस थर्ड कॉलम भी ABC हो गया, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाला जो कॉलम है वो आइडेंटिकल है, इट मींस डायरेक्ट इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं कहूं कि 2 1 3 5 1 2, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो रो सेम हो गई इसकी। तो कोई भी दो रो या दो, इसमें क्या हो रहा है? दो कॉलम सेम हो रहे हैं। ठीक, कोई भी दो 1 2 3 में से तीनों में से कोई भी टू अगर कॉलम क्या हो जाए? आइडेंटिकल यानी सेम आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट और थर्ड वाली जो है वो क्या आ गई? रोज सेम आ गई, तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट हम विदाउट एक्सपांड किए 0 लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको क्या, कि कोई भी टू रोज और टू कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर आइडेंटिकल इट मीन सेम हो देन हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहां पर लिखा है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर के, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू के से अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करे देन डिटर्मिनेंट विल आल्सो मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर के। तो यहां पर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट डेल्टा ले लिया, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल है, उसको A B C P Q R और XYZ लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि इस डिटर्मिनेंट को, इस डेल को मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बोथ साइड, दोनों में बोथ साइड के मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर भी डेल को भी के से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर ये डिटर्मिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आ गया? के आ गया। इस डिटर्मिनेंट के बाहर के आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना कि यहां पर एक डिटर्मिनेंट डेल है जो इसकी वैल्यू एक्सपांड करने पर आएगी। यहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ABC PQ R XYZ वेरिएबल की जगह। अब मैंने बोथ साइड के को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पर तो सेम रहा कि के इंटू डेल ही रहेगा। अब किसी डिटर्मिनेंट के बाहर के है और उस के को अगर डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाना है तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये के अंदर जाके किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सबसे नहीं होगा। मैट्रिक्स होती तो वो कांस्टेंट अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होता है। तो के अंदर जाके मैं कह देता हूं कि सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड कॉलम से भी हो सकता है, फर्स्ट से भी हो सकता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। तो या तो रो से होगा या किसी एक कॉलम से होगा। ठीक है, रो में भी सिर्फ एक रो से, एक ऐसा नहीं सारी रो से, नहीं तो सारे रो से कर दिया तो मतलब क्या हो गया?
पूरी डिटर्मिनेंट से वो उसको मल्टीप्लाई हो गया। तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से, तो मैं यहाँ पे कॉलम चूज कर देता हूँ और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाला जो कॉलम है वो इज इट इज रहेगा और सेकंड वाले कॉलम के एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो के पी, के क्यू और के आर, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करवा चुका हूँ पहले जब मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? जब मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तब इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब लैंग्वेज वापस पढ़ो कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लाई किया जाता है और किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को सबको नहीं, किसी रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किया जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, तो यानी उस डिटर्मिनेंट को भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसका मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही वो मल्टीप्लाई होगी, सबसे सारे एलिमेंट से नहीं होगी। सारे एलिमेंट से किससे होती है मैट्रिसेस में होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर चाहे तो आप फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते थे, तब सेकंड से नहीं होता, चाहते तो थर्ड रो से भी कर सकते थे, बाकी किसी रो से नहीं होती। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है अगर कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर 2 बार है और ये डिटर्मिनेंट है x, y, 5 और यहाँ पर a लिख दिया। अब यहाँ पर ये 2 अंदर जाके अब किसी एक रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कह देता हूँ सेकंड कॉलम रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे और सेकंड 2 अंदर जाके सेकंड रो के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या 10 हो जाएगा या 2a हो जाएगा। तो अगर इसको एक्सपांड करके वैल्यू निकालो और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो, दोनों सेम आएगी। इसकी वैल्यू निकालो तो एक्सपांड 2 बार रहेगा, इसको एक्सपांड करने पर क्या आ जाएगा ax माइनस 5y, और डायरेक्ट इसको एक्सपांड कर दो तो क्या हो गया 2ax माइनस 10y, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो ax माइनस 5y। तो ये और ये दोनों इक्वल आ गया। समझ में आ गई? ये प्रूफ भी बता ही दिया 2/2 में, सिमिलरली 3/3 में भी होगा। तो ये कॉपी कीजिए, लैंग्वेज भी लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको ध्यान से समझना कि इफ ईच एलिमेंट ऑन एनी रोज और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू टर्म, देन डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके बताता हूँ। ये तो लैंग्वेज है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, इसकी कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम, ठीक है ना, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ठीक है ना, यहाँ पर एनी वर्ड है तो एनी रो और कॉलम यानी कोई भी एक रो। तो चलो फर्स्ट रो में चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को मैं लिख देता हूँ a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PQR MNO। अब यहाँ पर देखो कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सम है किसका, 2 टर्म का। तो देखो यहाँ पर a और x 2 टर्म का सम है, b और y 2 टर्म का सम है, और c और z 2 टर्म का सम है। तो क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 टर्म, यानी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 2 टर्म के सम है। तो इट ऑल्सो डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, यहां पर 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आगे बताऊंगा कि 2 से ज्यादा भी एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट के लिए एक्सप्रेस हो सकता है। ये पहले 2 के लिए समझ लेते हैं। तो यहां पर ये क्या बोला मैंने कि कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 2 टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 टर्म की सम के फॉर्म में, देन इट्स डिटर्मिनेंट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट्स। अब ये 2 डिटर्मिनेंट का सम होगा वो क्या होगा, तो यानी यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हो रहा है 2 टर्म का सम, वो वाली रो को हटा के नीचे सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट दोनों में एज इट इज आ जाएंगे। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है 2 टर्म का सम है, फर्स्ट वाले रो के तीनों एलिमेंट, तो उसका कुछ बाद में देखते हैं, बट रिमेनिंग सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स इस दोनों में सेम होंगे। यानी यहां पर MNO और PQR इसमें भी सेम होगा फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट में, और यहां पर भी ये क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्टली क्या कर दो, जो नहीं है 2 टर्म का सम वो लिख दो एज इट इज। अब उसके बाद क्या करो कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, कौन सा फर्स्ट टर्म है, A, B और C, ये क्या कर दो, फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट में लिख दो, और जो बाद वाला जो टर्म है x y z वो सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में लिख दो। तो इन दोनों की जो वैल्यू सम होगा वो इसके इक्वल होगा। इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके भी एक्सप्रेस कर लूंगा। एक बार एक 3 वाले से भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर जैसे मैं कह देता हूं कि a प्लस A1 प्लस B1 प्लस C1
A2 प्लस B2 प्लस C2 एंड A3 प्लस B3 प्लस C3। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट दो नहीं 3 टर्म के सम की फॉर्म में है, तो यहां पर 2 के लिए अप्लाई हो रहा है, तो 3 और मोर देन 3 के लिए भी अप्लाई होता है, या लैंग्वेज में नहीं लिखा है पर समझ जाना है कि यहां पर जैसे 2 टर्म के लिए है वैसे 3 और मोर देन 3 के लिए भी ये पॉसिबल है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं XYZ और PQR। तो यहां पर एक ये डिटर्मिनेंट दे दी, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो यहां पर जो फर्स्ट कॉलम कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 2 या यहां पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ द 2 और मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है ना, सम ऑफ द 2 और मोर देन 2 टर्म्स। तो यहां पर मोर देन 2 टर्म्स यानी 3 टर्म का सम है, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो नहीं है ना, तो यहां पर जितने टर्म का सम होगा उतने ही डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर ये फर्स्ट कॉलम जो है वो 3 टर्म का सम है, तो हम इस पूरी डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस 3 डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या होंगे, तो मैंने क्या कहा कि जो सम नहीं है टर्म का यानी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम वो एज इट इज आ जाएगा तीनों में, XYZ PQR, XYZ PQR, XYZ PQR। समझ गए आप लोग कि यहां पर XYZ और PQR तो है ही नहीं है, क्या नहीं है, सम ऑफ दी 2 और मोर देन 2 टर्म, तो वो तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहां पर फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, तो यहां पर A1 A2 A3 आ गया। अब सेकंड वाला जो एलिमेंट है B1 B2 B3 वो सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, B1 B2 B3। और थर्ड वाला जो है C1 C2 C3 C1 C2 C3 वो थर्ड वाली डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। तो इन तीनों का जो सम है इसके अगर एक्सपांड करके वो इसके इक्वल होगा। समझ में आया आप लोगों को? वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या कॉलम, तो यहां पर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स क्या है, एक्सप्रेस इज द सम ऑफ द 2 टर्म, सम ऑफ द 2 टर्म, यहां पर 2 टर्म का सम है, या सम ऑफ द 2 टर्म के अलावा एक और लैंग्वेज हो सकती है कि सम ऑफ द 2 और मोर देन 2 टर्म, वो भी यहां पर यूज हो सकता है, ठीक है ना। 2 टर्म के लिए आपकी बुक में वही लिखा है, बट मोर देन 2 टर्म के लिए भी ये पॉसिबल है। तो यहां पर फर्स्ट कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जो है यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मोर देन 2 टर्म यानी 3 टर्म का क्या है, सम है, 3 टर्म का सम है। देन डिटर्मिनेंट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस, यानी ये डिटर्मिनेंट किस में एक्सप्रेस हो सकती है, इक्वल टू द सम ऑफ दी, अब जैसे 3 टर्म का सम है तो 3 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, 2 टर्म का सम है तो 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आएगा, तो यहां पर फर्स्ट वाली, यहां पर ऊपर वाली डिटर्मिनेंट में ये एग्जांपल 1 है और ये एग्जांपल 2 है, तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट का टर्म जो है वो सम हो रहा है 2 टर्म का, तो उसको छोड़ के नीचे वाली जो दोनों रो है वो दोनों में एज इट इज आ जाएगी, और जो फर्स्ट वाली रो है उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा और सेकंड वाला XYZ सेकंड वाली डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। सिमिलरली इस नीचे वाले में तो यहाँ पर XYZ और PQR तो तीनों में आ गया। अब यहाँ पर 3 टर्म का सम है तो फर्स्ट वाली टर्म जो है वो फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट में आ जाएगी, सेकंड वाली टर्म सेकंड डिटर्मिनेंट में, थर्ड वाली थर्ड डिटर्मिनेंट में आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, तो और प्रैक्टिकली उस चीज़ को प्रूफ करके बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इसको एक बार कॉपी कीजिए एग्जाम्पल और लैंग्वेज को, इसको मैं प्रैक्टिकली एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल से मैं प्रूव करके बताता हूँ कि यहाँ पर एक क्या कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ 3x3 ऑर्डर का, 2 3 4 -1 2 1 3 2 1, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी एक्सपांड करके देखेंगे क्या वैल्यू आएगी, और इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे कि इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैं क्या कर दूँ, स्प्लिट कर दूँ। 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं, और अगेन 4 को चलो 2 + 2 लिख देते हैं, और या आगे वाले एलिमेंट को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये वाली जो है ये और ये सेम है, तो इस वाली चीज को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जो है वो 2 टर्म का सम है, तो यहां पर ये जो है वो 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी, जिसपे सेकंड और थर्ड वाला कॉलम तो एज इट इज आएगा -1 2 1 3 2 1, और इसमें भी -1 2 1 3 2 1। अब यहां पर इस डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या आएगा, इन दोनों टर्म का जो फर्स्ट वैल्यू है 1 1 2 वो यहां पर आ जाएगी, और जो सेकंड वाली वैल्यू 1 2 2 वो यहां पर आ जाएगी। ये समझ में आ गया ना कुल मिला के, कि यहां पर फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट में कौन आएगा, ये दोनों कॉलम तो सेम आएंगे,
और फर्स्ट आगे वाली जो चीज़ लिखी हुई है वो आ जाएगी, और सेकंड वाली डिटर्मिनेंट में कौन आएगा, ये दोनों कॉलम तो एज इट इज आ जाएंगे, और यहाँ पर बाद वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। क्लियर है? अब इसका एक्सपांशन करके ये और ये दोनों सेम है, तो ये बेसिकली इन दोनों के सम के इक्वल आनी चाहिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका एक्सपांशन कर लेते, तो एक्सपांशन जैसे हम करते हैं कि यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 का अलोंग इसका 2 - 2 हो जाएगा, फिर माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा, और इसको रिटर्न करने पर रोज और कॉलम को 3 - 8 यह आ जाएगा 3 - 8, फिर +3 इसको रिटर्न करने पर ये हो जाएगा 3 - 8 अगेन। ठीक है, अब इक्वल टू, अब ये तो काम का ही नहीं है क्योंकि इसी को हमें इसमें एक्सप्रेस किया, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की निकाल लेते हैं। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 1, इसको रिटर्न करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस +1 हो गया, इसको रिटर्न करेंगे 1 - 4, 1 - 4 हो गया, और ये +3 इसके अलोंग करेंगे तो 1 - 4। ठीक है, प्लस अब ये 1 अगेन 2 - 2, फिर -1 तो +1 हो गया, अगेन 2 - 4 और +3 ये डन होगा तो 2 - 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ तो ये 0 हो गया, और ये आपके पास आ गया -5, और ये आपके पास अगेन क्या आ गया -5 और 3 × -15। ओके, तो ये आपके पास -20 हो गया, और राइट हैंड साइड भी -20 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, फर्स्टली इसको करते हैं, तो ये 0 हो गया, देन ये -3 हो गया, अगेन ये क्या हो जाएगा -3 और -9 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये वाली चीज़ -2 आ जाएगी, और ये वाला जो है आपके पास आ जाएगा -2 × 3 - 6। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया -12 और -8, तो -12 -8 आपके पास -20 आ गया। इट मीन्स दोनों इक्वल आए या नहीं आए, यानी इन दोनों का सम जो है वो -20 आया, जबकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -20 आई, यानी ये इसके इक्वल आ रही है। इसको मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो, किसी भी रो या कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट कर दिया 2 वैल्यूज़ की फॉर्म में। देखो 1 + 1 2 ही है, 1 + 3 3 और 2 + 2 4 है। तो सिमिलरली अब इसको मैंने क्या कर दिया, इन दोनों एलिमेंट को स्प्लिट करके, अब जितने एलिमेंट टर्म का सम होगा उतनी ही डिटर्मिनेंट बनेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर जो लिखा था हमने 3 फर्स्ट वाले कॉलम को 3 टर्म के सम की फॉर्म में आता, 3 डिटर्मिनेंट में वो स्प्लिट हो गई थी। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई, तो इसको कॉपी कीजिए। अभी भी इसमें कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, तो मैं और उसके डाउट में वाया टेलीफोनिक या चैटिंग के थ्रू में एक्सप्लेन कर दूंगा या डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो या मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा भी डाउट रहता है तो इसको कॉपी कीजिए। एक एक चीज़ मैंने वैसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, ध्यान से देखो कि एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर के, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो, एनी रो और कॉलम, अगर उसको के से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, एड और सब्सट्रैक्ट दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। ठीक है ना, किस में करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम, कोई भी अनदर रो और कॉलम में, देन डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अब इसको मैथमेटिकली बताता हूँ कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट को मैं ABC PQR और XYZ कह देता हूँ। ठीक है, ABC PQR और XYZ कह दिया मैंने डिटर्मिनेंट को। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो चलो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ सेकंड रो, तो यहाँ पर R2, तो हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 के बाद एरो साइन लगा दो, तो यानी रो 2, यानी ये चूज कर लिया। इस रो 2 में हम क्या करें, ठीक है ना, कि एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर के एंड एड एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू अनदर रो और कॉलम, यानी इस रो 2 में ऑपरेशन लगाना है, तो रो 2 में हम क्या ऐड करें, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, किसी रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जिसमें ऑपरेशन लगाना है उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई किस में होगा, जो हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रो 2 में के से मल्टीप्लाई करके रो 3 को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ऐड वाला या बता रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट वाला भी मैं यहाँ पर इधर बताता हूँ। पहले एडिशन वाला देख लो, तो यहाँ पर ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं हम, रो 2 में लगा रहे हैं, यानी इस रो में ऑपरेशन लग रहा है, तो रो 1 और रो 3 में कोई चेंज ही नहीं होगा। जिस रो में ऑपरेशन लगता है, कौन सा ऑपरेशन, कि यहाँ पर मैं बताता हूँ कि रो 1 एंड रो 3 को एज इट इज लिख दो। अब रो 2 में क्या बोला मैंने, कि रो 2 को ऐड करना है
रो टू में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लाई करके किसी रिमेनिंग R1 या R3 में, यानी इस रो टू के अलावा जो रोज है उसके एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, यानी R3 मैंने लिया है तो रो टू के एलिमेंट में, यानी रो टू का एलिमेंट B, ठीक है ना, रो टू का एलिमेंट यानी B, इसमें प्लस करेंगे K को किससे मल्टीप्लाई करके, R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो रो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो गया, C। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर ये क्या हुआ आपके पास, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया रो टू में ऑपरेशन लगने के बाद। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, तो R2 यानी सेम Q में क्या ऐड हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई करके R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट R, ठीक है। अब यहां पर वापस रो टू में ऑपरेशन, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, तो R2 यानी वाला एलिमेंट Y में क्या ऐड होगा, K, और R3 का एलिमेंट Z से मल्टीप्लाई होकर। समझ में आ गया आपको। तो यहां पर इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में, यानी यहाँ R को किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में हम ऐड कर सकते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अनदर रो या कॉलम को, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। इसको मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके मैं प्रूव भी करवा दूंगा। अब मैं ये सब्सट्रैक्शन में यूज कर रहा हूं कि अगर मैं क्या कर दूं, यहां पर x y z p q r और a b c, अब यहां पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, चलो कॉलम में लगा लेते हैं, कॉलम किसमें, C3 में लगा देते हैं। तो जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं वो यहां लिखते हैं ऑलवेज आगे, जिसमें जैसे यहां पर R2 में लगाना है तो R2 आएगा, R2 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें C3 में ऑपरेशन लगा देते हैं, C3 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, या ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैंने प्लस या माइनस कर दिया। कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे तो अनदर कॉलम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट वैल्यू से। यहां पर जैसे रो में ऑपरेशन लगा रहे तो हमें R2 के अलावा, यानी रो 2 के अलावा कोई भी रो, यानी कौन सी R2 के अलावा कौन सी रो बची, रो 1 या रो 3, दोनों में से कोई एक K से मल्टीप्लाई होगी, तो हमने R3 चूज कर लिया, R3 की जगह R1 भी चूज कर सकते थे। तो यहां पर C3 में ऑपरेशन लग रहा है, C3 में क्या कर सकते हैं हम, C3 जो कॉलम है उसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अनदर कॉलम का मतलब थर्ड कॉलम के अलावा कॉलम, थर्ड कॉलम के अलावा कौन कौन से कॉलम हो गए, C1 या C2, तो यहां पर मैं चलो C1 लिख देता हूं। तो यहां पर ऑपरेशन लगेगा, उसमें किस में ऑपरेशन लग रहा है, C3 में ऑपरेशन लग रहा है, इसका मतलब थर्ड कॉलम चेंज होगा, सेकंड और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम XYZ एज इट इज रहेगा, जिस कॉलम में ऑपरेशन लग रहा है वो कॉलम ही चेंज होगा। तो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेम रहा, सेकंड कॉलम भी PQR सेम रहेगा, और थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा। थर्ड कॉलम में यानी C3 में, यानी A में क्या हो रहा है, A एलिमेंट में माइनस हो रहा है K को C1 से मल्टीप्लाई करके, C1 के A का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट C1 का क्या होगा, X, ये हो गया। अब यहां पर अगेन C3 माइनस K C1, C3 का एलिमेंट क्या हो गया, B माइनस K, और C1 का एलिमेंट क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग B के कॉरस्पॉन्डिंग Y हो गया। सिमिलरली C3 में क्या, इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, C3 यानी C एलिमेंट को माइनस K से मल्टीप्लाई करके C का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट Z। तो अगर इसको एक्सपांड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मतलब समझ गए कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में अनदर रो या कॉलम को एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, तो जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आता है उसकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। क्या बोला मैंने, एक बार वापस सुन लो, कि कोई भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी एक कॉलम में, या तो रो या कॉलम कोई भी एक चूज करना है, अगर रो चूज की है तो उस रो में अनदर रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर रिजल्टेंट जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू और पुराने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। इसको एक एग्जांपल लेके भी अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। समझ में आ गया। यहाँ पर कॉलम चूज किया तो किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम में अदर कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। इसको लैंग्वेज कॉपी कीजिए, एग्जाम्पल्स लिख ली। ये एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 एक्सप्लेन किया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव करके बताता हूँ। इसको कॉपी कीजिए। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जिसमें क्या कांस्टेंट वैल्यू से डिटर्मिनेंट, उसको यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को इसमें, और इसको प्रूव कराता हूँ। मैंने पहले भी बताया ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 90% अबव क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है ना, मोर देन 90% क्वेश्चंस में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, तो क्या होगी, तो करके देख लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 और 4 माइनस 3 हो जाएगा ये, फिर -1, ये 4 माइनस 9 हो जाएगा, और फिर -1, ये 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1,
4 माइनस 3 1 हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा -5 और +5 हो गया, और ये आपके पास हो जाएगा -4 और +4 हो गया। इट मीन्स रिजल्टेंट आपके पास जो आ गया वो 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँ कि इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम क्या चूज करना चाहेंगे, चलो रो चूज कर लेते हैं, कौन सी R3 यूज कर लेते हैं। तो R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, तो जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है, जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है, या प्लस या माइनस में से कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर के की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो चलो मैं 2 यूज कर लेता हूँ। आप चाहो तो कोई भी 3 4 5 कुछ भी यूज कर लो, प्लस की जगह माइनस भी यूज कर सकते हो। अब R2 के अलावा जो रोज है वो यहाँ पर लिख सकते हो R1 या R2, R3 के अलावा कौन सी रोज, R1 या R2, तो चलो मैं यहाँ पर R2 यूज कर लेता हूँ। तो ऑपरेशन किस में लग रहा है, R3 में ऑपरेशन यूज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि R1 और R2 जिस रो में ऑपरेशन या जिस कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई होता है उसके अलावा जो रोज और कॉलम है उसको एज इट इज लिखना होता है। तो यहाँ पर R3 में ऑपरेशन लग रहा है, इट मीन्स R1 और R2 को हमें एज इट इज लिखना है। तो R1 1 1 -1 एंड 2 2 3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब R3 के एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो R3 का एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट 3, ठीक है ना, 3 में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 में प्लस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को, और R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 2 है। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 का 2 है। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप से ये 1 1 -1 2 2 3, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 4 + 3 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, R3 का एलिमेंट का मतलब 1 1 में +2 मल्टीप्लाई करके R2, तो R2 का एलिमेंट 2 हो गया, 2 यार अप्लाई पुट करेंगे तो 2 × 2 4 4 प्लस R3 का एलिमेंट 1, तो 2 × ये 2 यहाँ पे होगा 4 + 1 5 हो जाएगा। समझ में आया ना, सिमिलरली जैसे यहाँ के है, और यहाँ पर P5 लिख देते, वैल्यू फाइंड यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ पर आप सेकंड इसके लिए अप्लाई करेंगे तो R3 की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, तो 2 + 2 × R2 की जगह ये 3 एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि R2 रो 2 का एलिमेंट तो 3 है ना करस्पॉन्डिंग इसका, तो यहाँ 3 अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 6 6 + 2 8। तो अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी है 10 वही इसकी 10 आएगी। तो चलो फाइंड करके देख लेते हैं, 1 हो जाएगा ये 16 - 15 16 - 15, ठीक है ना, 16 - 15, फिर -1 हिडन किया तो ये 16 - 21, फिर -1 अगेन हिडन किया तो 10 - 40। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 16 - 15 1 हो गया, यहाँ पर ये आपके पास जो है वो -5 हो गया, और ये -1 मिलके +5 बन गया, और यहाँ पर आपके पास ये -4 हो गया और +4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 10 आ गया। यानी क्या हुआ कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या इक्वल है, ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये ऑपरेशन लिखना होता है जो भी यूज़ कर रहे होते हैं वो, कि रो की जगह कॉलम भी ले सकते थे, रो 2 की जगह R1 R2 भी ले सकते थे, उसमें ऐड कर देते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, अगर जो रो लिया है उसके अलावा जो रिमेनिंग रोज है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट जो आता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। आप कोई भी दूसरा एग्जांपल लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली लाइव एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज ऑल द एलिमेंट्स 0 इन एनी रो और कॉलम देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपेंशन हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया ABC 0 0 0 एंड PQR, यानी इस डिटर्मिनेंट के अंदर सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, यानी कोई भी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A0B तो ये इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए, इट मीन्स डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो कोई भी डिटर्मिनेंट किसकी कोई एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए इट मीन्स उसकी वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, बट इसको मैं प्रूव करा के बता देता हूँ कि यहाँ पर एक अगर कोई भी एक मैट्रिक्स A है n/n ऑर्डर का, तो उस मैट्रिक्स के अगर K से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड करे, और अगर डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके अगर इक्वल करना हो तो उस K को जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसकी पावर से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। इसको सिंपली मैथमेटिकल कंडीशन में एक्सप्लेन करता हूँ तो वो सारी चीज़ समझ में आएगी। तो कैसे क्या कि अगर एक मैट्रिक्स A
ए आई जे इसका स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है, और n बाई एन ऑर्डर की जगह चलो मैं 3 बाई 3 ऑर्डर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी, A11 A12 A13, ठीक है ना, A21 A22 A23 एंड फर्दर A31 A32 एंड A33। फर्दर आप क्या करें कि अगर ये वाली चीज़ K इंटू ए चाहिए, तो A पता है आपको, A मैट्रिक्स ये है, तो K इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स अंदर जाके वो K ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर K अंदर जाके A11 से भी हो जाएगा, K A12 K A13 K A21 K A23 22 एंड K A23। फर्दर हम बात करते K A31 K A32 एंड K A33। अब इस के ए का अगर डिटर्मिनेंट लेता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो बोथ साइड इधर डिटर्मिनेंट लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 एंड के A23 एंड के A31 के A32 एंड के A33। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट रो, हम डिटर्मिनेंट में क्या अभी प्रॉपर्टी पड़ी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होती है तो अंदर जाके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, अंदर जाके किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो अंदर जाके किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। अगर किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर कॉमन भी तो आ सकती है। तो हमने फर्स्ट रो से के कॉमन लिया, तो क्या हो गया यहाँ पर A11 A12 और A13 बच गया। सेकंड रो से भी तो के कॉमन आएगा, तो फर्स्ट रो से के कॉमन आया, सेकंड रो से भी के कॉमन आया, तो सेकंड रो में क्या बच गया, के हट गया, तो A21 A22 और A23 रिमेनिंग बच गया। और थर्ड रो से भी के कॉमन आ गया, तो यहां पर A31 A32 और A33। अगर मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू, तो कॉमन भी तो किसी एक रो या एक कॉलम से आ सकती है। तो मैं फर्स्ट रो से के कॉमन ले लेता हूं, सेकंड रो से भी के ले लिया और थर्ड रो से भी के कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर के मल्टीप्लाई के क्या हो गया, के क्यूब हो गया। और यहाँ पर जो ये, इसको हम कह सकते हैं ये ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं। तो एक टाइप से क्या हो गया कि ये वाली चीज इसके इक्वल आ गई। इसका मतलब हो गया कि के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझे आप लोग कि यहां पर जो पावर अप्लाई हुई है ये क्या कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिया था, 3/3 ऑर्डर, इसलिए यह पावर 3 आई। अगर ये n/n ऑर्डर होगा तो पावर n आएगी। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं कि अगर कह देते हैं यहाँ पर 3a और बोले इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इट और गिवन हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा a एक मैट्रिक्स है 4/4 ऑर्डर दे देंगे aij, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको बोल देंगे -1, देन फाइंड, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप कैसे करोगे, तो आपको सिंपल सी बात है 3 को बाहर निकालना है, और यहाँ पर ए का क्या ऑर्डर है 4/4, तो 3 की पावर 4 अप्लाई हो जाएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाएगा 3 की पावर 4 विच इज़ 81, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना देर का -1, यानी -81 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गए। तो ये यहाँ पर गिवन हो गया कि एक मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का है, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का -1 है, और फाइंड करना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए। तो 3 बार आके, जैसे यहाँ पर ये के बार आके के की पावर n हो गया, तो 3 बार आके 3 की पावर n क्या है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, तो 4/4 ऑर्डर है तो 3 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पर 3 की पावर 4 81, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, देयरफॉर -81। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, तो आपको समझ जाना है कैसे क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए। तो मेन प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली चीज़ है। तो सिंपल सी भी एक चीज़ और आपके क्लियर हो गई कि कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होती है तो वो डिटर्मिनेंट के अंदर जाके किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अगर कॉमन अंदर से लेना है तो किसी एक रो या एक कॉलम में कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन है डिटर्मिनेंट में, तो वो बाहर कॉमन आ जाएगा। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में कॉमन होगा तभी बाहर आएगा, और अगर मैट्रिक्स से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर हैज डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। ओड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 3/3 हो, ठीक है ना, 5/5 हो,
7/7 हो, 9/9 हो, ओड ऑर्डर, 2/2 नहीं, 4/4 नहीं, ये इवन ऑर्डर की। तो ओड ऑर्डर की कोई भी अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लें, उसका डिटर्मिनेंट, तो मैं 3/3 ऑर्डर का एग्जांपल दे देता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट है ए बी सी, तो ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे वो इसके नेगेटिव होंगे, तो या माइनस ए है तो या माइनस ए होगा, बी है तो माइनस बी होगा, और सी है तो माइनस सी होगा, हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी अगर इसको एक्सपांड करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है। ये ध्यान रखना, वैसे इसको एक्सपांड करके भी देख सकते हो। तो ये इसको एक्सपांशन करते हैं तो 0, तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा। अगेन इसको अगर करते हैं तो ये 0 और प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर माइनस बी, और इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी माइनस 0। तो सिमिलरली अगर हम देखें तो ये 0 हो गया, ये ए बी सी हो गया, और ये भी ए सी इंटू बी यानी माइनस ए बी सी हो गया। तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है वैल्यू। तो समझ गए आप लोग कि ओड ऑर्डर यानी ये और फर्दर बहुत सारे ओड ऑर्डर हो सकते हैं कि उसकी अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट अगर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो 0 आएगी। समझ गए आप लोग, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट ये सारे दे रखे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ द ऑल डायगोनल्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट कौन है, जैसे मैं 3/3 ऑर्डर का ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ए बी और सी ये डायगोनल के एलिमेंट हो गए, और अदरवाइज सारे एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स के 0। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए बी एंड सी कोमा लगा के। तो ये और ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर की, n/n ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके ये सारे बहुत सारे डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है फर्दर के, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट लिख दो, a इंटू बी इंटू सी, सिंपल से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स इट मीन्स डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो, वो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। फर्दर इसके बाद अगर इसको एक्सपांड करोगे तो ये आएगा। एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ जो जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है आपको, जैसे ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, समझ में आया ना, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट है डायगोनल के उनको रेसिप्रोकल कर दो, 1/a 1/b 1/c, और बाकी सारे एलिमेंट को क्या कर दो, बाकी सारे एलिमेंट को 0, क्योंकि ये तो है ही है डायगोनल, तो सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये उसका इन्वर्स हो गया। एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। समझ में आ गया आप लोगों को, निकालना चाहो तो भी, अभी जैसे मैंने संडे को टेस्ट लिया था उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया था, तो आपने आई थिंक एडजॉइंट की हेल्प से फाइंड किया था, बट ये शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एक ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, और वो मैट्रिक्स जो है 1 -1 3 और 4 हो जाएगा, और बोल दें आपको फाइंड ए इन्वर्स। तो ए मैट्रिक्स की जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगी, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड होता है कि डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड 4 का रेसिप्रोकल 1/4, बाकी अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 कर दो, ये आ गया ए इन्वर्स, दैट्स इट। तो इस टाइप से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या कर सकते हो, फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस टाइप से अप्लाई करके अपना टाइम कंज्यूम ज़्यादा होने से बच सकते हो। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी कॉपी कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, कि कोई भी डिटर्मिनेंट की अगर होल पावर है वो किसके इक्वल होगी, कोई भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की होल पावर उस मैट्रिक्स के उसकी पावर के डिटर्मिनेंट के, और के जो पावर है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और ये प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया देन फाइंड ए पावर 10, यानी ए मैट्रिक्स से उसकी पावर 10 का डिटर्मिनेंट, ये फाइंड करने के लिए कहती है।
तो आप वहाँ घबरा जाओगे क्या कि हम पहले a की पावर 10 फाइंड करें, इट मीन्स a मैट्रिक्स को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। नहीं, यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a की पावर 10 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो a डिटर्मिनेंट पावर 10 के इक्वल होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर कोई भी अंदर पावर है वो होल पावर लग सकती है डिटर्मिनेंट के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लो, तो फर्दर यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2 - 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया, 2 - 3 और उसकी पावर 10 है ये, तो -1 की पावर 10। इट नाउ प्रॉपर्टी नंबर 12, ये प्रॉपर्टी में पहले भी डिस्कस कर ली हमने, वापस एक बार देख लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है a इंटू बी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये मोर देन टू मैट्रिसेस के लिए भी यूज हो सकता है कि अगर a1 एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइंग विथ अनदर मैट्रिक्स a2 मल्टीप्लाइंग विथ अनदर मैट्रिक्स a3 अप टू an मैट्रिक्स, बहुत सारी n मैट्रिक्स है, उन सारी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, उन सारे मल्टीप्लिकेशन का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल वो हो जाएगा अप टू an। तो सबका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के प्रोडक्ट करूंगा तो वो उन सब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने पहले डिस्कस किए थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो अगेन एक बार वापस वो रिकॉल कर लीजिएगा तो वो सारी चीज़ें वापस याद आ जाएगी अगर दिमाग से निकल गई है, और याद है अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ये आपके वैसे बोर्ड लेवल में यूज़ तो नहीं होता है बट कॉम्पिटिटिव में अगर हो जाए तो एक बार पूरा नॉलेज देख लीजिए कि जैसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है सिमिलरली टू डिटर्मिनेंट्स का भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिख दिया जिसके एलिमेंट ए बी सी डी लिख दिए मैंने, और मल्टीप्लाई करना है अनदर डिटर्मिनेंट के साथ जिसके एलिमेंट पी क्यू आर एस। अब टू डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट कैसे होता है, वही जैसे मैट्रिक्स का करते हैं हम कि रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, जैसे मैट्रिक्स का करते हैं एज इट इज है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, ए पी प्लस पी आर, ठीक है। सिमिलरली ए क्यू प्लस बी एस, सिमिलरली सेकंड वाले रो को दोनों कॉलम से करेंगे तो सी पी प्लस डी आर और सी क्यू प्लस डी एस। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जैसे हम टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं सिमिलरली डिटर्मिनेंट का भी कर सकते हैं, और रूल भी वही है, रोज को कॉलम से करके इस टाइप से लिखो। इसके अलावा एक चीज़ और कि वैसे ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इन्वर्स मैट्रिक्स की है, तो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर डिस्कस करना रह गया था। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का अगेन अगर इन्वर्स करते हैं तो वापस वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है, ये ध्यान रखना। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का अगेन अगर इन्वर्स फाइंड किया जाए तो वापस सेम मैट्रिक्स आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी एक इन्वर्स मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ पहले लिखवाई थी वहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो इस टाइप से डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो गई। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है उनको एक बार वापस बिना देख के सारी लिखिएगा विथ एग्जांपल्स। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज जो है उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, विथ उसके एग्जांपल्स लिख के एक बार देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए इट मीन्स उसका ट्रांसपोज कर दे तो वैल्यू सेम रहती है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ का क्या पढ़ी थी हमने कि कोई भी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो उनकी वैल्यू सेम रहती है, साइन चेंज हो जाता है। तो इसी टाइप से सिमिलरली सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐसे इस टाइप से लर्न कर सकते हो, और एग्जांपल्स उसके जो मैंने एक्सप्लेन किए वो लिख सकते हो, जिससे वो अच्छे से लर्न हो जाएगी। क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर प्रॉपर्टीज़ लर्न नहीं हुई तो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने वाले, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी पढ़ी है, मेनली प्रॉपर्टीज़ नंबर जनरली 7 तक वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाली जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अप टू 7 तक सारी प्रॉपर्टीज़ यूज आएगी। 8, 9, 10 ये तो ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज होगी, बट अप टू 7 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। वो सारी हम जो क्वेश्चंस करेंगे प्रूव वाले क्वेश्चंस उसमें यूज आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू।